में पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन हम लोगों ने लगभग कवर कर लिया है और हमने लगभग फिगर को हल्के हल्का पढ़ लिया है। कुछ क्वेश्चन उसके कर भी लिए थे। त्रिभुज हम लोगों ने कर लिया था, त्रिभुज के हमने कुछ क्वेश्चन बता भी दिए थे, त्रिभुज के 2 पार्ट हम लोगों ने बनाए थे, अब तक पहुंच ही गए होंगे। हम उसके आगे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आपके सामने त्रिज्यखंड, वृत्त, आयत, किसी भी फिगर से कोई भी क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है। ठीक है, हमें ऐसी सूचना मिली कि त्रिज्यखंड के फार्मूले आपने नहीं बताए हैं, केवल वृत्त और अर्धवृत्त के ही बताए हैं। तो त्रिज्यखंड के फार्मूले हम आपको बता देंगे, उसके बाद आज की क्लास शुरू करेंगे। आज की क्लास मिसलेनियस क्वेश्चन की है, तो कोई खास टॉपिक नहीं चलेगा। फिलहाल अगर त्रिज्यखंड शुरू कर रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन शुरुआत के त्रिज्यखंड के ही बताएंगे, बाकी आपके हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन, हर टॉपिक मतलब हर फिगर से एक एक क्वेश्चन आ सकता है, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। देखते हैं पहले त्रिज्यखंड के बारे में जान लेते हैं। क्वेश्चन उसी के हैं, तो पहले त्रिज्यखंड के फार्मूले लिख लेते, फिर क्वेश्चन करते हैं। देखो, त्रिज्यखंड वृत्त का आधा करोगे तो अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का आधा करोगे तो त्रिज्यखंड। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर θ/3 तो 60। जैसे यहां पर थीटा है, ठीक है, और ये इसकी त्रिज्या है। इसका अगर आपको एरिया पता करना है कि इसका एरिया क्या होगा, एरिया इसका होता है पाई आर स्क्वायर और θ/में में कितना? 360 डिग्री। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, पाई आर स्क्वायर जो होता है ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है। पूरे वृत्त का मतलब कितने डिग्री का? 360 डिग्री का होता है। अगर आपको अर्धवृत्त का जानना होगा तो अर्धवृत्त होता है 180 डिग्री का, इसलिए 180 से अगर आप गुणा कराएंगे तो 0 से 0 कट जाता है, 18 दूना 36 हो जाता है। इसलिए अर्धवृत्त का फार्मूला आप लोग याद करते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर। हम भी यही याद करते हैं। तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब जैसे मान लो यहां पर आपको ये नहीं पता त्रिज्यखंड कितना, यहाँ 45 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है। अर्धवृत्त में तो पक्का है कि थीटा की वैल्यू 180 होगी, तो 180 को रख के वो सॉल्व कर देते हैं तो 1/2 पाई आर स्क्वायर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती तो हम लोग क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर लिखते हैं। ये 360 डिग्री का क्षेत्रफल है, आपको थीटा डिग्री का चाहिए तो इंटू में थीटा लिख देते, तो इसका क्षेत्रफल का फार्मूला, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या लिख देते हैं? पाई आर स्क्वायर θ/3 तो 60। तो आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला याद रखेंगे, पाई आर स्क्वायर θ/3 तो 60। इसका जो परिमाप होता है, पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर जो होता है इसका होता है, देखो 2 पाई आर जो वृत्त का होता है और θ/3 तो 60। देखो कुछ नहीं करना, वृत्त वाला लिखो θ/3 तो 60, वृत्त वाला परिमाप लिखो θ/3 तो 60। बस यही दो याद करने थे, शायद बताने से रह गए थे, तो हमने क्या क्लास शुरू करेंगे तो शुरुआत में बता देंगे, फिर क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, तो अब वृत्त और अर्धवृत्त और त्रिज्यखंड एक साथ मिला लो। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, परिमाप होता है 2 पाई आर। फिर अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, और जो परिमाप होता है वो होता है पाई आर प्लस 2r या 36r/7, दोनों एक ही चीज है। और उसके बाद आता है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर θ/3 तो 60, और जो इसका परिमाप होता है वो होता है 2 पाई आर θ/3 तो 60। यहाँ तक क्लियर है? तो आप लोग वृत्त, अर्धवृत्त और त्रिज्यखंड तीनों एक साथ फार्मूले एक बार याद कर लीजिए, हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं, हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं पहले त्रिज्यखंड पर आधारित, फिर उसके आगे देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 45 अंश कोणीय कोण वाले एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्तखंड का मतलब वृत्त का एक टुकड़ा है, वही वृत्तखंड है।
अगर ये कोई वृत्तखंड है तो इसका जो कोण है वो कितने अंत का, 45 अंत का, और इसकी जो त्रिज्या है वो कितने, 14 सेंटीमीटर। इसका आपको क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है इसका, कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसका मतलब है ये कैसा फिगर हो गया, त्रिज्यखंड हो गया। तो इसका मतलब हम लोगों को इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के देना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला अभी हम लोगों ने बताया, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। ठीक है, तो पाई की वैल्यू लिख देंगे 22/7, आर की वैल्यू लिख देंगे 14 गुणे में 14, और थीटा की वैल्यू लिख देंगे कितना, 45, और बटे में कितना लिख देंगे, 360 डिग्री ना, ये 45 डिग्री था। 9 से काट लेंगे, 9 पचे 45, और 9 से काट लेंगे 9 चौको 36, 5 से काट देंगे इसको, 5 कितना 40, 7 से काट देंगे 7 दूनी 14, और फिर इसको काट लेंगे कितने से, 2 से काट लो, 2 चौको कितना 8, सही है, और फिर 4 से कट जाएगा, 2 चौको 8, कहीं गलत काट दिया क्या, 9 पचे 45, 9 चौको 36, 0 हो जाएगा, फिर 7 दूनी 14, फिर 2 चौको 8, और फिर 2 दूना 4, और 2 7 14 काट लो, और ये 2 से काट लो 11, तो 11 सतह कितना हो जाएगा, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस त्रिज्यखंड का जो एरिया आ जाएगा कितना आ जाएगा, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान था, बस फार्मूले पे रख के काट देना था, आंसर अपने आप आ जाता है ना। एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है एक त्रिभुजाकार खेत जिसकी भुजाएं 26, 28, 30 मीटर लंबी है, प्रत्येक कोने पर एक गाय 7 मीटर लंबी रस्सी से बांधी गई है, उस गायों से चरने से बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज किस तरह से है, अगर मान लो ये एक त्रिभुज था, इसकी एक भुजा लिख लो 26 मीटर, और अगली है 28 मीटर, और अगली है 30 मीटर। विषमबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी कोई भुजा बराबर नहीं है, और समकोण वाली भी ट्रिपलेट में नहीं आ रहा है। प्रत्येक कोने पर एक गाय बांधी जिसकी लंबी रस्सी है कितनी, 7 मीटर लंबी रस्सी। अगर इधर बांधी होगी तो जाहिर सी बात है ये इतना क्षेत्र चर जाएगी, इधर बांधी होगी ये इतना क्षेत्र चर जाएगी, और इधर जो बांधी होगी वो इतना क्षेत्र चर जाएगी। अगर तीनों तरफ से गाय बंधी हुई जिनकी रस्सी की लंबाइयां कितनी है, 7 मीटर इसकी भी है, और 7 मीटर लंबी रस्सी इस वाली गाय की भी है, और 7 मीटर लंबी रस्सी इस वाली गाय की भी है। तीनों जगह पर, इस जगह पर एक है, दूसरी इस कोने पर है, हर कोने पर एक एक, इस कोने पर एक है। अगर एक गाय है तो इतना क्षेत्र ऐसे राउंड करेगी तो इतना क्षेत्र ये चर जाएगी, इतना क्षेत्र ये चर जाएगी, इतना क्षेत्र ये चर जाएगी। तो चरने से बचे हुए क्षेत्र का आपको क्षेत्रफल बताना है, क्योंकि चरने से बचे हुए क्षेत्र का निकलना। तो ये वाला क्षेत्र जो चरने को भी रह गया है, इसका क्षेत्रफल आपको बताना है, इस वाले क्षेत्र का जो चरने से अभी रह गया है। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, जो चरने से अभी बचा हुआ है। देखो क्या करते हैं, पहले हम लोग पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बाद ये जो 3 हिस्से हैं जो चर गए हैं, इधर वाली गाय ने इतना चर लिया, इधर वाली गाय ने इतना चर लिया, इधर वाली गाय ने इतना चर लिया है, तो बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करें कि पहले हम पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, और ये तीनों हिस्से निकाल दें अलग अलग। तीनों हिस्से कैसे निकालोगे, तीनों हिस्से आप ऐसे भी निकाल सकते हो, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों की वैल्यू कितनी होती है, 180। तो सीधा 180 डिग्री की वैल्यू निकाल देते हैं तो निकल जाएगा। पहले तो आप याद रखो ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग है, तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या बताया था, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हमने बताया था √s, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, और जहां पे s की वैल्यू सेमी पैरामीटर थी, यानी परिमाप का आधा, a प्लस b प्लस c डिवाइड बाई 2, ये बताया हुआ था। तो पहले हम लोग ये फार्मूले से क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज का। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, ये करना पड़ेगा।
तब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पता चलेगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल पता चलेगा तो ये वाला खंड और ये वाला खंड, ये जो तीनों चर गए, इनका क्षेत्रफल निकाल के हम लोग क्या कर लेंगे, घटा लेंगे त्रिभुज के टोटल क्षेत्रफल में से। तो देखिए कैसे करेंगे आगे। हम लोग पहले s की वैल्यू यहीं पर निकाल लेते हैं। s की वैल्यू यानी परिमाप का आधा, परिमाप कितना हो जाएगा 26 प्लस में 28 और प्लस में 30, जोड़कर कितने से भाग कर देना है, 2 से। 6 4 10 4 14 की 4 और 3 2 5 6 7 1 8 48 का आधा करना तो कितना हो जाएगा 42 दूना 48। तो s की वैल्यू कितना आ जाएगी 42। अब यहां पे रख लो आके फार्मूले पे, s की वैल्यू रख लो कितना 42, इंटू में क्या करना है s माइनस a। तो अब 42 में से एक बार 30 घटा लो, तो 30 घटा दो कितना बच जाएगा 12 बच जाएगा, तो एक बार 12 लिख दूं। और उसके बाद फिर इस 42 से 26 घटा लो, 26 घटा दो कितना बच जाएगा 26 4 30 और 30 10 40, तो 10 4 14 तो 16 बच जाएगा, 16 लिख लो। और फिर इस 42 से 28 घटा लो, 28 2 30 और 10 4 14 बच जाएगा, इधर लिख लो। इसको रूट से बाहर कैसे निकालोगे, देखो इस वाले को लिख लो क्या 7 छंग 42 और इस 12 को क्या लिख दो 6 दूनी 12, 16 को ऐसे लिख रहे थे, 16 खुद ही 4 का वर्ग, और 14 क्या लिख दो 7 दूनी 14। देखो डबल 7 है तो एक 7 बाहर आ जाएगा, डबल 6 है तो एक 6 बाहर आ जाएगा, डबल बार 2 है तो एक बार 2 बाहर आ जाएगा, और 16 से क्या बाहर आ जाएगा 4, कितना हो जाएगा 6 दूनी कितना 12 और 12 चौको कितना 48, और 48 को गुणा कर लो कितने से 7 से, 7 से गुणा कर लोगे 7 8 कितना 56 की 6 कैरी बच जाएगा 5, और 7 चौक 28 29 30 और 30 3 33 कितना आ जाएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल किसका आ जाएगा त्रिभुज का, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 336 सेंटीमीटर। अब इससे करना क्या होगा, देखो आपको घटा लेना है क्या, ये जो तीनों हिस्से चर गए हैं ना इनका क्षेत्रफल घटा लेते हैं। इनका तीनों का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो होता है 180, तो 180 कोण बनने का मतलब है कि अर्धवृत्त बन जाएगा। इन तीनों हिस्सों को अगर आप निकाल के रखोगे तो एक ऐसी आकृति आपके सामने आ जाएगी। इस वाले को अगर रख ले तो ऐसे दिख जाएगी, देखो कैसे, ये ऐसे दिख जाएगी ये वाली, और इसके सामने फिर इस वाले को रखोगे तो कैसे दिखेगी ये वाली, ऐसे करके कुछ ऐसे दिख जाएगी, और फिर ऐसे करके ये ऐसे दिख जाएगी। तीनों आकृति मिलके एक अर्धवृत्त का निर्माण कर देंगे। तो हम लोग अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल के इससे घटा लेते हैं, और अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो होता है क्या 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे 1/2 पाई की वैल्यू लिख देंगे 22/7, और आर की वैल्यू कितना लिख देंगे 14 × 14, क्योंकि आर की वैल्यू 14 नहीं 7, क्योंकि रस्सी कितनी लंबी है 7 मीटर लंबी है, तो सबके लिए त्रिज्या कितनी कितनी हो जाएगी 7 7 हो जाएगी ना। तो ये वाला 7 से ये वाला 7 काट लो, ये वाला काट लो, 11 7 77, तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर चर गया है। तो चरने से बचा कितना है, घटा लो दोनों को, 336 माइनस में कितना 77, कैरी लेके घटा लोगे तो कितना बच जाएगा 16, 16 में से घटा लेंगे तो बचेगा यहाँ पर 9, और यहाँ 12 में से चला जाएगा 7, तो कितना बचेगा 3 2 5, और यहाँ कितना बचेगा 259 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन में है ऐसा कुछ कि नहीं है, तो कितना आएगा 259, अच्छा मीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि जो रस्सी थी वो कितनी थी मीटर, तो यहाँ मीटर स्क्वायर लिख दो, बाकी आंसर सही है। मतलब चरने से जो बचा हुआ क्षेत्र हो जाएगा उसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 259 मीटर स्क्वायर। सही है यहाँ तक। चलिए देखेंगे आगे के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ, एक घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, वह घड़ी 30 मिनटों में कितना क्षेत्र पार कर लेती है। ये घड़ी का क्वेश्चन नहीं है रीजनिंग का,
ये क्वेश्चन है त्रिज्यखंड पर या वृत्त पर या अर्धवृत्त पर आधारित। आप ये मत सोचिए कि घड़ी का क्वेश्चन है। घड़ी टॉपिक जब रीजनिंग वाला सेक्शन शुरू करेंगे हम पढ़ाना तो घड़ी भी पढ़ाएंगे जरूर आप लोग को, ठीक है। देखिए एक घड़ी है, घड़ी की सुई है। आप मान ले कि ये घड़ी की सुई है जो अभी यहां पर है और इसकी लंबाई है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर एक घड़ी बना ही देते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ना। मान लेते हैं ये एक घड़ी है 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो कितना हो जाएगा यहाँ 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी देखेंगे घड़ी में अगर मिनट वाली तो यहाँ है जिसकी लंबाई हमने बता रखी कितनी 7 सेंटीमीटर। आधा घंटे का मतलब है कि यहाँ से चलकर यहाँ पर आ जाएगी अगर 6 पर, तो क्या ये आधा घंटे नहीं चल चुकी है। मिनट वाली सुई 1 घंटे में पूरा राउंड लेती है 360 डिग्री का, तो आधा घंटे में कितना डिग्री का राउंड लेगी 180 का लेगी। 180 लेने का मतलब है कि ये अर्धवृत्त बना देगी आधे घंटे में। अब आप बाहर से इस घड़ी को मिटा लो और इस फिगर को ध्यान से देखो। और अगर आप बाहर से घड़ी को मिटा दें तो देखिए आपके सामने एक ऐसा फिगर बचेगा और ये अर्धवृत्त की तरह दिख रहा है। इसका ये केंद्र है और इधर ये त्रिज्या है, इधर ये त्रिज्या है और ये है, तो अर्धवृत्त बन गया है। इसका मतलब है आपसे ये पूछना चाह रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। लिख दूसरी तरह दिया कि एक घड़ी है जिसमें एक सुई है मिनट की जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर, वो आधा घंटा तक चलेगी तो कितना क्षेत्र कवर करेगी या पार करेगी। तो इसका मतलब हम लोगों को अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 लिखो और पाई की वैल्यू लिख दो 22/7 और आर की वैल्यू है 7, तो आर स्क्वायर लिखना तो 7 × 7, तो ये 7 से एक वाला 7 काट दो और 2 से इसको काट दो तो हो जाएगा 11, तो 11 सतह हो जाएगा कितना 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वो आधे घंटे में कितना क्षेत्र पार कर लेगी 77 सेंटीमीटर स्क्वायर पार कर लेगी। सही है। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है एक घोड़े को 7 मीटर लंबी एक रस्सी से 10 मीटर के बराबर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत के कोने में बांधा गया है। खेत को चरने से बचा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए एक वर्गाकार खेत है और उसके एक कोने पर एक घोड़ा बांधा गया है। तो पहले तो वर्गाकार एक खेत बना दो। देखो एक ये वर्गाकार खेत है जिसकी हर भुजा कितनी है 10 मीटर इधर है, 10 मीटर इधर है, 10 मीटर इधर है और 10 मीटर ही इधर है। ठीक है। इसके एक कोने पर 7 मीटर लंबी रस्सी से एक घोड़ा बांधा गया है। अगर 7 मीटर लंबी रस्सी से एक घोड़ा बांधा गया है, अब यहां पर मान लेते हैं ये 7 मीटर लंबी एक रस्सी जिसमें घोड़ा बांध दिया गया है। अगर ये चरेगा इतना ही क्षेत्र तो ये चर पाएगा। अगर इतना क्षेत्र चर गया है तो चरने से कितना बचेगा, ये इतना क्षेत्र चरने से बच जाएगा। और आपको बताना क्या है, बचा क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको इस बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है कि जितना अभी घोड़े ने चरा नहीं है इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। क्या करेंगे, पहले पूरे वर्ग का निकाल दें और फिर उससे इस वाले त्रिज्यखंड का घटा दें, क्योंकि वर्ग है तो इसके प्रत्येक कोण की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री होगी ही होगी। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देते हैं और फिर जितना हिस्सा घोड़े ने चर लिया है, अगर चर लिया, अब ध्यान से देखो ये त्रिज्यखंड ही तो है, थीटा की वैल्यू यहाँ 90 डिग्री, क्योंकि प्रत्येक वर्ग की जो कोण होता है वो 90 डिग्री का ही तो होता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। आपको त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू 90 अंश। तो आप त्रिज्यखंड वाले फार्मूले से जितना क्षेत्र चर गया इसका क्षेत्रफल निकाल लो, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो और आपस में क्या कर लो, घटा लो। तो कैसे करोगे आगे देखो, पहले तो वर्ग का क्षेत्रफल इधर मिटा के कर लेते तो अच्छी जगह में ना।
देखिए पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालोगे तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर। इससे घटा लेना है आप लोगों को त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर और थीटा बटे 360। ये वाला तो 10 धामा 100 हो जाएगा, इसको एक किनारे रखोगे। इसको सॉल्व करोगे, पाई की वैल्यू लिखोगे 22 बटे में 7, इसको अलग ही कर लो। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 100, एक किनारे लिखा रहने दो। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लो। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई की वैल्यू रख दिया मैंने कितना 22 बटे 7, और आर की वैल्यू कितनी लंबी रस्सी से बंधा था 7 मीटर लंबी रस्सी से बंधा था। तो 7 मीटर लंबी रस्सी से बंधा तो 7 गुणे 7, और थीटा की वैल्यू रखो 90 और बटे में कितना रखो 360। 0 से 0 काट लो, 9 से काट लोगे 9 चौको हो जाएगा 36, और 2 से काट दो 2 दूना 4, और 2 से काट लो 11। 7 से वाला 7 काट दो, 11 7 77 बटे में कितना 2। ये आएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसको और काट लो, दशमलव में कर लो। 2 से काटोगे कितना 2 3 6 और 2 से 14, 2 8 16 और 2 पंचे 10 सेंटीमीटर सॉरी मीटर स्क्वायर। इतना क्षेत्र घोड़ा गया है चरने से बचा हुआ क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? तो देखो बचा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पूरे वर्ग का क्षेत्रफल। उससे जितना चर गया उतना घटा लो, 38.5 घटा लो। 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा, और 9 में से 3 जाएगा 6 7 8 9 6 बचेगा। इतना क्षेत्र अभी चरने से बचा हुआ है, और हमको यही बताना था कि कितना क्षेत्र अभी चरने से बचा हुआ शेष रह गया जिसको अभी घोड़े ने चरा नहीं। समझ में आ गया होगा? नहीं आया होगा तो आप एक बार वीडियो को दोबारा फिर से देख लेंगे, है ना। देखेंगे आगे का क्वेश्चन क्या है। आगे 2 क्वेश्चन आपके सामने फिगर के तौर पे बने। ये त्रिज्यखंड, वृत्त और अर्धवृत्त और त्रिभुज, ये मिक्स क्वेश्चन है। प्रीवियस क्वेश्चन करवा रहे हैं तो इनमें एक फिगर से काम नहीं चलेगा, 2-3 फिगर के फार्मूले एक साथ लगेंगे, इसलिए हमने इनको अलग रखा हुआ है। ठीक है, अलग वीडियो में ही रखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है आरेखित भाग का क्षेत्रफल बताओ। इसका मतलब है जो एक जिस पे लाइन खींची हुई है, आरेखित भाग का क्षेत्रफल इसमें भी और इसमें भी, दोनों में जो रंगा हुआ भाग है, जो रेखांकित भाग है, सीधे शब्दों में ये समझो रेखांकित भाग का क्षेत्रफल आपको बताना है ना। देखिए आपके सामने एक वृत्त बना है, वृत्त का 45 अंश का हिस्सा बाहर काट के निकाल लिया गया है। जैसे हम लोग गोल गोल केक लाते हैं बर्थडे में, काट के ऐसे एक पीस निकाल के खिला देते हैं, फिर बचा हुआ हिस्सा है ना। और इसी तरह एक ये वृत्त है, देखो इसमें एक बाहर की तरफ त्रिभुज बना दिया गया है, और इतना हिस्सा बाहर, इसका क्षेत्रफल बताना है। कैसे लगाएंगे इन क्वेश्चनों को, ध्यान से देखेंगे ना। अगर आप इसमें ध्यान से देखो, ये एक पूरा वृत्त है जिसमें आपको यहां से यहां तक की टोटल लंबाई 14 सेंटीमीटर दी गई है। इसका ये मतलब है कि ये वाला जो इसको व्यास कहेंगे 14 सेंटीमीटर, तो आधा 7 सेंटीमीटर और आधा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर आप इसको वृत्त के रूप में देखना चाहें तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। हम लोग करेंगे क्या, पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला निकाल लेंगे और इतना त्रिज्यखंड वाला बाहर कर लेंगे, तो बाकी रेखांकित वाला हिस्सा बच जाएगा। तो आप लोग पहले निकालें पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और इससे घटा लेंगे क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और थीटा बटे में 360, यही होता है। अगर आप यहां देखें, पाई की वैल्यू रख दें कितनी 22 बटे में 7, और आर की वैल्यू कितनी 7 गुणे में 7। ये 7 से 7 काट देंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ जाएगा किसका, पूरे वृत्त का। और इससे घटाना त्रिज्यखंड का, तो त्रिज्यखंड का निकालोगे कैसे, 22 बटे में 7, आर स्क्वायर का मतलब 7 गुणे में 7, और थीटा की वैल्यू कितना है 45 बटे में 360, 45 बटे 360। ये 7 से ये वाला 7 काट लो,
और 9 बचे 45 और 9 चौको 36 और 2 से काट लो, 2 का नम 2, 2 का नम 2 और 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और 5 से काट दो कितनी बार में 5 चौको 20 और ये हो जाएगा 11 सतह 77 और 77/4। 77/4 को अगर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, पहले तो 4 इकानम 4 4 5 6 7 4 9 का कितना 36 36 37 38 और 4 पंचे 20 19.5 घटा लो इससे। अब देखो जो 154 आया है 154 से आपको घटाना कितना था 19.5। ये जो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है और 19.5 जो क्षेत्रफल है ये जो इतना हिस्सा है जिस पर लाइन नहीं खींची हुई है त्रिज्यखंड का है। हम लोगों ने पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाला और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और त्रिज्यखंड का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो हम लोगों ने यहाँ से जब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाला तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आया और त्रिज्यखंड का निकाला तो आया 19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको देखो पूरे वृत्त में से ये वाला हिस्सा टुकड़ा हटा लेना है तो इस बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा। हमसे यही पूछा गया था आरेखित या रेखांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब इसे घटा लेंगे, देखो यहाँ 10 में से जाएगा 5 तो बचेगा कितना 5 और फिर यहाँ कितना बच गया, यहाँ 3 बच गया, कैरी लोगे तो हो जाएगा 13, 13 में से 9 चला जाएगा तो बचेगा कितना 4 और फिर यहाँ कितना बचा 4, 4 में से जाएगा तो कितना बचेगा 3 और यहाँ बच जाएगा 1। 134 सेंटीमीटर स्क्वायर रेखांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा। हम एक बार ऑप्शन मिला लेते हैं ऑप्शन में कि नहीं। 134.75 हम लोगों ने कहीं गलत किया है हमको लग रहा है ना। एक बार देखो जरा इसको ध्यान से कहाँ गड़बड़ हुआ, यही हुआ होगा दशमलव का जहाँ है ना। 4 से इसको जब भाग करोगे तो पहले कितनी बार जाएगा 4 एकम 4 जाएगा, ये भी सही है। 4 9 का 36 तो बचेगा 37, 1 बचेगा तो 19.25 आएगा ना। 4 9 का 36 और 37 तो 4 दूना 8 और 4 पंचे 8 2 10 4 पंचे 20, हाँ ठीक 19.25 आएगा। तो आप 19.25 घटाओगे तो फिर आ जाएगा 100, इधर लिख के घटा ही देते हैं 154.19 घटाओ 19.25 तो यहाँ हो जाएगा कितना दशमलव में 75 और यहाँ 13 में से 9 घटाई थी तो अभी कितना बचा था 5 बचा था और यहाँ कितना आएगा, क्या कर रहे हैं 0.75 यहाँ आ जाएगा। ठीक है यहाँ 13 में से घटा देंगे हम लोग 9 तो बचेगा यहाँ 4 और यहाँ बच जाएगा 4, 4 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा कितना 3 और यहाँ आ जाएगा कितना 1। देखो घटाने में थोड़ा इधर उधर हो रहा था, सही हो गया ठीक। 134.75 सेंटीमीटर स्क्वायर ये रेखांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। सही है, एकदम सही ऑप्शन मैच कर गया है ना। 134.75। इसी तरह ये वाला लगेगा, इसको एक बार देख लेंगे। इसमें कैसे करेंगे, देखो एक पहले वृत्त का नहीं निकालना पड़ेगा, इसमें निकालना पड़ेगा पहले पूरे त्रिभुज का निकाल लो और इस त्रिभुज से घटा लो इस वाले त्रिज्यखंड का। इस वाले त्रिज्यखंड का जैसे ही घटा लोगे तो ये वाला हिस्सा बच जाएगा और हमको यही वाला बताना है जिसमें कलर है, कलर वाला हिस्सा का क्षेत्रफल बताना। तो इसको कैसे करोगे, देखो हम लोग पहले त्रिभुज का निकाल लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखें इस वाली रेखा और इस वाली रेखा को, ये भी 2 सेंटीमीटर ये भी 2 सेंटीमीटर, तो ये वाला एक समकोण त्रिभुज की तरह बन जाएगा। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। यहाँ पर जैसे ही 90 डिग्री का कोण बनेगा तो आप इसको समकोण त्रिभुज मान के इसका क्षेत्रफल निकाल दोगे पहले पूरे त्रिभुज का और फिर इस वाले त्रिज्यखंड का निकाल के क्या कर दोगे, घटा लोगे। तो आप पहले अगर आप त्रिभुज का निकालो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लिख दो कितना 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार भी 2 और ऊंचाई भी 2, तो 2 गुणे में 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो जो आएगा वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। और घटा लो इससे त्रिज्यखंड का, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है
पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई की वैल्यू लिख लो 22 बटे में, पाई की वैल्यू ना रखूं, पाई की वैल्यू पाई ही रहने दो। आर स्क्वायर का मतलब 2 गुणे में 2, और थीटा की वैल्यू बता दी गई कितनी 45, और बटे में कितना लिख लो 360। 9 से काट लो कितना, 9 पचे 45 और 9 चौको 36 और 2 दूना 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना 10, और 5 से काट दोगे तो 5 दूना 10, तो आपके सामने आ जाएगा पाई बाई 2। ये जो पाई बाई 2 आया क्षेत्रफल, ये है किसका, त्रिज्यखंड का, और जो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आया ये आया है त्रिभुज का। तो अब क्या करो, त्रिभुज के क्षेत्रफल से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दो, तो कितना आ जाएगा 2 माइनस पाई बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन में यही था, इस वजह से हमने पाई की वैल्यू नहीं रखी थी। सही है। देखेंगे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने। एक आयताकार प्लाट की लंबाई 10% और चौड़ाई 5% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, या उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, भुजा बढ़ाई जाए या घटाई जाए, आयत की हो, वर्ग की हो, वृत्त की त्रिज्या हो, त्रिज्यखंड या गोला या बेलन, ऐसा करके कुछ भी हो, फिलहाल इसके लिए अगर 2% आपस में बढ़ाए या घटाए जाए तो आप फार्मूला लगा सकते हैं a प्लस बी a इंटू बी बटे में 100। ये कोई भी 2% आपस में बढ़े घटे तो उनके लिए ये फार्मूला लगाया जा सकता है। इसको लगाओगे कैसे, देखो पहले परसेंटेज 10% बढ़ा तो पहले 10 लिख लो, दोबारा फिर 5% बढ़ा तो प्लस में लिख लो कितना 5, फिर प्लस करके लिख लो 10 और गुणे में 5 और बटे में कितना लिख लो 100। सही है। अब देखो a प्लस बी ए बी बटे 100, ये भुजाएं बढ़े या घटे आप इस कंडीशन में फार्मूला लगा सकते हो। ये वाला 0 से 0 काट दोगे, 10 को 5 से भाग करोगे तो 0.5 आ जाएगा, और 10 और 5 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 15, 15 में जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 15.5। तो क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी कितने की 15.5% की। ये तो रहा फार्मूले से लगाओगे, लेकिन आपको एक दूसरा तरीका बता रहे हैं, आपको वो याद जरूर रखना है, क्योंकि हमेशा एग्जाम में आने वाले डिजिट 10-5% और 20%, 25% ऐसी नहीं होगी। कभी कभी ऐसी भी होगी कि भुजा 16 सही 2/3% बढ़ाई जाएगी, 11 से 1/3% बढ़ाई जाएगी, 16 सही 2/3% बढ़ाई जाएगी। इस तरह करके अगर डिजिट आ गई तो आप उसको कैसा करोगे, कैसे करोगे ना, 6 सही 2/3 भी आ सकती है, तो उनको कैसे देखेंगे। देखिए आप पहले लंबाई देखें, लंबाई 10% बढ़ी तो लंबाई 10% लिख लो, सामने प्लस का निशान लगा लो। इसका ये मतलब है कि लंबाई प्लस हुई है यानी बढ़ी है कितना परसेंट 10%। उसके बाद चौड़ाई लिख लो, चौड़ाई बढ़ी है कितना परसेंट 5%। इस वाले तरीकों को जरूर ध्यान रखना है आपको। 10% की फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होती है 1/10। जिसको नहीं पता कैसे बदलोगे, जैसे 10 है परसेंटेज निशान हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा, यहां पर देख ही लो। 10% की वैल्यू को जैसे बदलोगे तो 10 और बटे में लगाओगे 100 तो 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना बचेगा केवल 1/10 बचेगा। तो इसका मतलब है कि 10 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10 होती है। तो 10 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। उसी तरह 5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/20। 5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगी 1/20। अब इधर ध्यान से देखो, इधर लिख लो लंबाई, इधर लिख लो चौड़ाई। पहले लंबाई 10 थी, 10 में 1 की वृद्धि हो गई, तो पहले लंबाई 10 हुआ करती थी, अब कितनी हो गई 11 हो गई। अब यहां ध्यान से समझना है, लंबाई 10% थी, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 बनी। इसका मतलब पहले इसकी लंबाई 10 हुआ करती थी, अब 1 सेंटीमीटर बढ़ गई तो पहले 10 लिखा लंबाई लिख लो, अब 1 बढ़ गई तो 10 में 1 जोड़ के 11 लिख लो। लेकिन अगर यही अभी लंबाई इसकी 10% कम हुई होती तो 10 में से 1 घटा के कितना लिख ले 9 लिख लेते। उसी तरह देखो चौड़ाई भी बढ़ी है, पहले 20 हुआ करती थी, अब वो 1 बढ़ गई तो हो गई 21। और लंबाई गुणे चौड़ाई करोगे तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो निकल कर क्या आएगा, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है एरिया होता है क्षेत्रफल। अब इन दोनों गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 200, और इन दोनों गुणा करोगे 11 का नाम 11 और 11 दूना 22 1 23।
तो 231 हो गया। क्षेत्रफल देखो पहले 200 था, अब 200 से बढ़ के हो गया 231, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ा? 31 बढ़ा। तो जब भी आपको ऐसा बताना हो कि वृद्धि कितने % की हुई है, तो वृद्धि प्रतिशत बराबर जितने की वृद्धि हुई उतना ऊपर लिख लो, और किससे हुई? 200 से बढ़ के हुई है 231, और गुणा कर लो 100 से, क्योंकि परसेंटेज में वृद्धि बतानी है। तो ये 00 से 00 काट लो और 2 से इसको काट लो, तो कितना हो जाएगा? 15 दूना 30 हो जाएगा, और फिर 2 पंचे हो जाएगा 10, तो 15.5% की वृद्धि हो जाएगी। अब आपको ये लगा होगा कि जब इतने आसानी से ये क्वेश्चन लग सकता था a + b AB बटे 100 से, तो हम इतना लंबा क्यों बता रहे हैं आपको? आपको इतना लंबा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई एग्जाम में 11 सही 1/9 और 16 सही 2/3, 99 सही 1/9 वाली, या 6 सही 2/3 वाली, इस तरह की वैल्यू आ गई, तो पक्का है आपको यही वाला तरीका लगाना पड़ेगा, तभी आप आसानी से निकाल पाओगे, अदरवाइज बहुत टिपिकल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो लंबाई 10% बढ़ी थी, तो हमने 1/10 कर लिया है। बढ़ेगी तो जोड़कर लिखेंगे, कम होगी तो घटा के लिखेंगे, बस इतना समझ लो आप, है ना। वृद्धि होगी तो बढ़ाएंगे, पहले 10 थी इसकी लंबाई, 1 बढ़ गई तो 11 हो गई, इसकी पहले 20 चौड़ाई थी, अब 1 बढ़ गई तो 21 हो गई। अगर चौड़ाई भी ये कम हुई होती तो यहाँ माइनस का निशान लगाते, तो 20 में से 1 घटा के 19 लिखते, और लंबाई अगर कम हुई होती तो 10 में से 1 कम करके यहाँ 9 लिखते, फिर आगे कंपेरिजन ऐसे ही कर लेते। पहले क्षेत्रफल कितना था, आप कितना 200 से बढ़ के देखो 231 हुआ, इसका मतलब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वृद्धि, और अगर 200 से कम हो जाता इसका मतलब क्षेत्रफल में कमी। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके सामने उसी तरह का लिखा है, इसको देख के समझिए जरा। क्षेत्रफल की देखो लंबाई में 20% की वृद्धि है ना, लंबाई को 20% और अच्छा दोनों में कमी है, लंबाई को 20% और चौड़ाई को 15% कम कर दिया जाए, तो दोनों कम हो रहे हैं, तो ठीक है कम हो जाने दो। लंबाई 10% कम हुई है और चौड़ाई कम हुई है 15%। लंबाई 20% लिखी, 20% की वैल्यू होती है 20 × 20, 20 पंचे 100, 1/5। चौड़ाई का परसेंटेज 15 है, तो 15 की वैल्यू को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 × 15, 3/20 आ जाएगा। इसका मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी कितनी थी? पहले देखो बराबर में एरिया, पहले इसकी लंबाई हुआ करती थी 5, 1 कम हो गई तो हो गई 4। पहले इसकी चौड़ाई हुआ करती थी 20 और कितनी हो गई है? 3 कम हो जाने का मतलब 17। तो पहले इसका क्षेत्रफल बनता रहा होगा 20 पंचे 100, और अब इसका क्षेत्रफल कितना बन जाएगा? 17 चौको 68। तो दोनों के बीच में देखो पहले क्षेत्रफल 100 हुआ करता था, अब 68 हो गया, तो क्षेत्रफल कम हुआ कि नहीं हुआ? घटा लो कितना कम हुआ? 32। तो आपको कमी का प्रतिशत बताना है, तो कमी का प्रतिशत बराबर जितने की कमी उतना ऊपर लिखो और नीचे लिखो कितना पहले था। 100 से कम होके 68 हुआ, तो कितना कम हुआ? 32। तो किससे कम हुआ? 100 से, और 100 से कर दो गुणा, 100 से 100 कट जाएगा, इसका मतलब इसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी हो गई है? 32% की कमी हो गई है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तद अनुसार उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी जिसकी भुजा उस समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई के बराबर है। दो चीजें हैं इसमें, एक वर्ग है और एक समबाहु त्रिभुज है। कह रहे हैं कि वर्ग का विकर्ण आपको बताना है और वर्ग की जो भुजा है वो समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई के बराबर है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताया गया है। हम लोग समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूले से वैल्यू बराबर करके पहले समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालेंगे, फिर ऊंचाई निकाल लेंगे, और जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होगी वही वर्ग की भुजा होगी, और फिर उसके बाद विकर्ण का फार्मूला लगा देंगे a√2 और वर्ग का विकर्ण निकाल देंगे। आपको फार्मूले पता होने चाहिए, इससे पहले वाले जितने वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन करवाए उनके सभी फार्मूले आप लोग एक बार याद कर लेंगे तो क्वेश्चन लगाने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए एक वर्ग है जिसका विकर्ण आपको बताना ही है, और वर्ग का विकर्ण बताना है, तो वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है a√2। a√2 होने का मतलब आपको वर्ग की भुजा पता चल जाए, यहाँ पर गुणा कर दे √2 से, तो इसका मतलब वर्ग का विकर्ण आपके सामने आ जाएगा। आपको बताया क्या गया, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आप पहले लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर में कितना 4√3। ये √3 से √3 कैंसिल कर देंगे तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। a स्क्वायर की वैल्यू 16 हो जाएगी, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। अगर a की वैल्यू अगर आपके पास 4 आ गई है तो आप इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकाल देंगे।
समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है? हाइट। हाइट होती है √2 इंटू भुजा। भुजा कितनी है? 4। 2 से काट दोगे तो कितना हो जाएगा? 2√3। ये जो 2√3 है ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है, और बताया गया है कि समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई है वही जो है वर्ग की भुजा है। तो वर्ग की भुजा आपके सामने क्या आ गई है? 2√3। 2√3 इसकी भुजा आ गई। आपको बताना है इसका क्या? डायगोनल। तो इसका डायगोनल क्या होता है? a√2 वर्ग का विकर्ण का फार्मूला होता है। तो हम लोग वर्ग का विकर्ण निकालेंगे। a√2, a की वैल्यू आपके सामने कितना है? 2√3। तो यहाँ लिखो 2√3 और गुणा कर देंगे √2 से। गुणा कर दोगे हो जाएगा 6। तो 2 रूट कितना हो जाएगा? 6। वर्ग का विकर्ण निकल कर कितना आ जाएगा? 2√6। यही आपका आंसर होगा, 2√6। यही हमसे पूछा गया था। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2√6। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, एक समांतर चतुर्भुज की दो असमान भुजाएं की लंबाइयां 15 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर हैं। यदि दो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है? देखो, समांतर चतुर्भुज के पहले तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए। देखो तो देखेंगे आगे समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, पहले उसका फिगर देख लो। समांतर चतुर्भुज का फिगर कैसा होता है? ये होता है समांतर चतुर्भुज का फिगर। इसका जो क्षेत्रफल होता है, एरिया जो होता है, ये होता है बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट। ये भुजा अगर L है, ये वाली भुजा L है, तो ये B है, तो ये वाली भी B होगी, और इसकी हाइट ये होती है। इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट। और इसका जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर वही होता है जो रेक्टेंगल यानी आयत का होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस B। ठीक है, वही इसका पेरीमीटर भी होता है। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में अगर आपको बेस इंटू हाइट वाला ये फार्मूला दिख रहा जो समांतर चतुर्भुज का है, अगर आपको ये वाला आधार पता है, मान लो ये वाला आधार, तो आप इस वाली ऊंचाई के साथ गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। और अगर आपको ये वाला आधार पता है तो फिर आप इस वाली ऊंचाई के साथ गुणा कर देना, इस वाली ऊंचाई के साथ। इसमें दो ऊंचाइयां हैं, देखो। अगर आप इसको बेस मान रहे हो तो इस वाली हाइट को लेना पड़ेगा, इस वाले को बेस मान रहे हो तो इस वाली हाइट को लेना पड़ेगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को आप समझो। एक समांतर चतुर्भुज की दो असमान भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। यदि दोनों छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी कितनी होगी? इसका ये मतलब इसी में देखो समझा दे रहे हैं आपको। लंबाई 15 सेंटीमीटर इधर की है और 18 सेंटीमीटर इधर की है। ये वाला आधार हो गया कितना? 18 सेंटीमीटर, और ये वाला हो गया 15। और इसमें लिखा है कौन सा? छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर। तो छोटी भुजा कौन सी है? ये 15 है, तो इनकी बीच की दूरी कितनी है? 12 सेंटीमीटर। और ये वाली आपको ऊंचाई नहीं पता, इधर वाली। अगर आप इस वाले आधार को 15 मान रहे हैं तो 15 और गुणे में कितना कर रहे हैं? 12। तो आधार गुणे ऊंचाई करेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। अब फिर अगर देखो 18 आधार पता, इस वाली ऊंचाई के साथ करोगे तो फिर क्षेत्रफल इसका निकलेगा, तो दोनों सेम ही चीज का क्षेत्रफल निकलेगा। तो दोनों को आपस में क्या कर दो? बराबर कर लो। आधार लिख लो 18, दूसरी वाली ऊंचाई आपको निकालनी है तो इंटू में h लिख दो, और गुणा कितने से कर दो? 3 छंग 18 और 3 पच्चे 15 और 6 दूनी 12 और 5 दूना कितना?
10। इसका मतलब है कि जो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी है, ये बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी का मतलब ऊंचाई, ठीक है, बड़ी भुजाओं के बीच की जो ऊंचाई दूरी है ऊंचाई ही है, तो ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर की। नहीं समझ में है दोबारा बता दें। देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट, आधार गुणे ऊंचाई। अगर आपको ये वाला बड़ी भुजा का बेस पता है तो इसकी ऊंचाई के साथ गुणा कर दो तो क्षेत्रफल आ जाएगा। छोटी भुजा वाला बेस पता है तो उसके साथ इसकी ऊंचाई का गुणा कर दो तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब आपको एक तरफ का देखो आधार बता दिया गया है और ऊंचाई, इधर का आधार और ऊंचाई दोनों बता दी गई, तो आधार गुणे ऊंचाई करोगे तो क्षेत्रफल निकल आएगा। इधर वाला आधार बता दिया गया, ऊंचाई पूछी गई है और समांतर चतुर्भुज वही वाला है, तो इसका क्षेत्रफल तो दोनों तरफ में सेम ही निकलेगा, तो बीच में इक्वल करके इधर भी क्षेत्रफल इधर भी क्षेत्रफल बराबर कर देते हैं। आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, दूसरी वाली ऊंचाई नहीं पता थी तो यहाँ h मान लिया है। तो जो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी कहे तो या ऊंचाई कहे तो दोनों एक ही चीज है, तो ऊंचाई कितनी निकल आएगी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि बाकी सारी भुजाएं सेंटीमीटर में थी, तो जो आंसर आएगा वो भी काहे में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। सही है। देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक समद्विबाहु ट्रेपेजियम। समद्विबाहु ट्रेपेजियम का मतलब है समलंब, समलंब चतुर्भुज को समद्विबाहु ट्रेपेजियम कहते हैं, ठीक है। समद्विबाहु ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई उसकी समांतर भुजाओं के योग की 2/11 है। तद अनुसार यदि समांतर भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 4:7 है तो उसके विकर्ण की लंबाई बताओ। समलंब चतुर्भुज तो आप जानते होंगे, उसको उसी को इंग्लिश में ट्रेपेजियम कहते हैं ना। अगर नहीं जानते हो तो देखो, समलंब चतुर्भुज एक ऐसी आकृति होती है, याद आ रहा होगा पहली क्लास देखी होगी, तो ये समलंब हो गया है। लिखा हुआ है जो इसकी ऊंचाई है हाइट, ये वाली जो हाइट है इसकी, ये समांतर भुजाओं के योग की 2/11 है और समांतर भुजाओं का अनुपात कितना है 4:7 के अनुपात में। इसका मतलब है ये वाली भुजा अगर 4x है, x इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अनुपात में इस वजह से x लगा देंगे, तो ये 4x तो ये वाली 7x हो जाएगी। और इसकी जो हाइट है समांतर भुजाओं के योग की 2/11 है। समांतर भुजाओं का योग करोगे तो 4x 7x दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा कितना x 11x, और इसका 2/11, इसका 2/11 निकालोगे, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी 2x। तो यहाँ कितना लिख दो 2x लिख दो। तो देखो ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका यूज अभी नहीं किया है, और उसकी जो ऊंचाई है ये समांतर भुजाओं के योग की 2/11 है और समांतर भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 4:7 है, तो ये 4x ये 7x दोनों का योग 11x, इसका 2/11 निकाला तो 2x, इसका मतलब ऊंचाई हो गई 2x। और भी ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है इसकी लंबाई और ऊंचाई कितनी कितनी है, लेकिन अनुपात में पता है ये 4x है और ये 7x है, ये 2x। तो पहले x की वैल्यू निकाल के ला के इनमें गुणा करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू पता चले, और उसके लिए आपके सामने दिया क्या है क्षेत्रफल। और समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो आप यहाँ पे फार्मूला लिख लें 1/2 समांतर भुजाओं का योग यानी a + b × h। तो आप यहाँ पे लिखें 1/2 समांतर भुजाओं का योग करेंगे तो कितना 7 और 4, तो एक बार लिख दें 4x, फिर प्लस में लिख दें 7x और इंटू में ऊंचाई लिख दें कितना 2x, बराबर में क्षेत्रफल लिख दें कितना 176। ये यहाँ से देखें हम क्षेत्रफल, और ये दोनों भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई यहाँ से रख लिए। सही है। अभी इन दोनों को जोड़ दोगे, देखो कितना हो, ये 2 से काट दो इस वाले 2 को, ये दोनों को जोड़ दोगे हो जाएगा 11x और ये वाला x हो जाएगा 11x², बराबर में लिख दो कितना 176। 11 से काट दोगे तो 11 इकन्नम 11 और 11 छक्के 66, तो x² की वैल्यू आ गई कितनी 16, तो x की वैल्यू कितनी 4 चौक 16। x की वैल्यू अब एग्जैक्ट 4 पता चल गई है, तो अब समलंब की तुमको एग्जैक्ट वैल्यू यानी ये वाली भुजा और बड़ी भुजा और ये ऊंचाई पता चल जाएगी और आपको विकर्ण बताना रहेगा ना। तो देखो अब इस वाले 7 को मिटा के कितना लिख दो, 7 का गुणा करो 4 में, तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28। ये भुजा एग्जैक्ट पता चल जाएगी 28। 4 में गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 4 चौक कितना 16, और फिर 4 से गुणा कर दोगे तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी 8। आपको बताना क्या है विकर्ण,
विकर्ण इसका क्या होगा, ये इसका विकर्ण है जिसकी लंबाई आपको बतानी है। तो देखो विकर्ण कैसे निकलेगा, अगर आप ध्यान से देखो ये भुजा 8 है, तो अगर हम लोग यहाँ से सीधा इस पे लंब डाल दें तो ये भी कितनी हो जाएगी, ये वाली भी 8 हो जाएगी और ये भी 8, ये भी 8। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की भुजा 16 है, तो यहाँ से यहाँ तक की भी कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की कर दो 16, ऐसे 28 में से 16 घटा दोगे, 16 4 20, 8 4 12, तो बचेगा कितना 12, और 12 में इधर आधा बचा है, इधर आधा बचा है, तो इधर हो जाएगा 6 और इधर हो जाएगा 6। अब देखो 16 और 6 6 12 और 16 28 बन जाएगी, और पूरा भुजा 28 है ही। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी बता दी गई है, 28 निकल कर आई थी, यही तो आई थी। और ये ऊंचाई आपको पता चल गई। आपको बताना है इसका विकर्ण, कि इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी, ये आपको बताना है। विकर्ण बताना है, इसका मतलब है कि जो रेड कलर से बनी हुई है इसकी लंबाई आपको निकालनी है। अब ध्यान से देखो, ये वाली भुजा 8 पता है, और ये वाली यहाँ से यहाँ तक 16, और 16 से कितना हो जाएगा 22, और इस वाले की वैल्यू आपको बता देनी है। अब ये देखो समकोण की तरह आपको दिखने लगा ये त्रिभुज, आधार आपको पता चल गया, यहाँ से यहाँ तक 16, 6 मिला के पूरा आधार हो जाएगा 22, और इसकी जो लंब हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी वो 8। तो इस कर्ण की वैल्यू बता दो, तो यहाँ पे लिख दो कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो कर्ण की वैल्यू हमको निकालनी ही है, तो हम लोग क्या करें, आधार कितना 22, 22 का वर्ग लिख दें 22 484, और 8 का वर्ग कितना लिख दें 64, जोड़ दें कितना 4 4 हो जाएगा 8, और 6 4 10 4 14 की 4, 4 1 कितना 5। तो k की वैल्यू हो जाएगी रूट अंडर कितना, स्क्वायर हटा दिया इधर, तो 548, और 548 किसी भी परफेक्ट संख्या का वर्ग होता नहीं है। तो इसके गुणनखंड करो, गुणनखंड कैसे होगा, 4 से काट लो, क्योंकि इकाई के अंक पे 4 और 8 है, तो किसी भी संख्या की इकाई के 2 अंक अगर 4 से कट रहे हैं तो वो संख्या 4 से पूर्णतया डिविजिबल होती है ना। तो इसको क्या लिख दो 4, और गुणे में 4 इकन्नम 4, और 4 3 12, 4 3 12 13 14, और 4 7 28, 4 गुणे 137 की वैल्यू लिख दो। 4 को रूट से बाहर निकालोगे 2, रूट के अंदर रह जाएगा 137, और 137 अब टूटेगा नहीं, तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 अंडर रूट 137। और हमसे यही पूछा गया था कि समलंब का क्या है, विकर्ण आपको बताना था। सही है, देख लीजिए इसको जरा। चलिए देखेंगे, अगला क्वेश्चन लिखा है आपके सामने। एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 7 मीटर है, एक 7 मीटर चौड़ा रास्ता पार्क के चारों तरफ बनाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। ये क्वेश्चन हमने वृत्त में कई बार बताया है इस तरह का, तो एक मॉक टेस्ट में भी कर दीजिए जरा, है ना। पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, इस वजह से हमने फिर से इसको ले लिया है, डिजिट चेंज है वही नहीं है। एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 7 मीटर है, एक वृत्ताकार पार्क है ये, और बड़ा सा बना ले। एक वृत्ताकार पार्क जिसकी त्रिज्या कितनी है 7 मीटर, और इसके बाहर एक रास्ता बना है जिसकी त्रिज्या, जिसकी चौड़ाई पता है कितनी 7। देखो ये 7 मीटर है, इसको स्मॉल आर मान लो, इसको कैपिटल आर मान लो। तो यहाँ से यहाँ तक 7 ही, और 7 मीटर चौड़ा रास्ता बन गया है, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 14 मीटर हो जाएगा। ये बात समझ में आई ना। देखो कैसे, ये एक वृत्ताकार पार्क है जिसकी त्रिज्या 7 मीटर है, इसके चारों तरफ से एक पार्क में रास्ता बना हुआ है जिसकी चौड़ाई 7 मीटर, तो 7 त्रिज्या 7 मीटर चौड़ा रास्ता हो गया। तो जो बड़ी वाली त्रिज्या हो गई, अंदर वाले केंद्र से बाहर वाली परिधि तक जिसने टच किया है वो कितनी हो गई है 14 मीटर हो गई। इसका मतलब जो बड़ी वाली त्रिज्या है वो 14 मीटर है, जो छोटी वाली त्रिज्या है वो कितनी है 7 मीटर है। आपको इसके बीच में घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है, इस वाले का, इस वाले का आपको क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो आप इसमें क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या करें, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के उससे छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल को घटा लें, तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, जो रास्ता बना हुआ है बीच में उसका क्षेत्रफल निकल आएगा।
तो बड़े वाले का पहले क्षेत्रफल निकालो, फिर छोटे वाले का निकालो और दोनों को आपस में घटा लो, तो बीच में बने हुए रास्ते का क्षेत्रफल निकल आएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला पता होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। दो बार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि पहले बड़े वाले का निकालेंगे तो हम कैपिटल आर लिख लिए हैं, फिर छोटे वाले का निकालेंगे तो स्मॉल आर लिख दिए। इन दोनों जगह में से पाई को कर लो कॉमन। पाई को कॉमन करोगे तो अंदर बचेगा क्या, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। अब इसको चाहे a प्लस बी ए माइनस बी वाले फार्मूले में तोड़ दो, या अभी 14 का वर्ग तो हो ही जाएगा तो वही कर लो। तो पाई की वैल्यू रखो 22/7 और ब्रैकेट में लिखो कैपिटल आर का स्क्वायर यानी 14 का वर्ग कितना लिखो 196 और स्मॉल आर का घटा दो 7×7 = 49। घटा लो आपस में, 16 में से 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा 7, और फिर यहाँ बचेगा 8 में से 4 चला जाएगा तो बचेगा 4 और यहाँ बच जाएगा 1, और गुणा कितने से कर दो 22/7 से, है ना। 7 से कट जाएगा, देखो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 और 7 त्रिक 21, 21 का गुणा कर दो 22 में, 21 दूना 42 की 2 कैरी 4, 21 दूना 42, 43 44 45 46, कितना आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर इस रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस तरह के हमने कई और क्वेश्चन बताए हैं, तो आप लोगों को ये विधिवत समझ में आ रहा होगा। 462 सेंटीमीटर स्क्वायर रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है, एक पहिए की त्रिज्या 7 मीटर है, अगर वह पहिया 12 बार घूमता है तो वह कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अगर एक पहिया एक बार घूमता है तो कितनी दूरी तय करता है, अगर आपको ये जानना है तो आपको उसका परिमाप निकालना पड़ेगा। अगर आप पहिए का परिमाप जान गए हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि पहिया एक बार राउंड लेगा तो कितना दूर तय करेगा, और 100 राउंड मारा है तो परिमाप को 100 से गुणा कर दो, तो फिर ये पता चल जाएगा कि वो कितना दूर जा सकता है 100 बार राउंड करने पर। ठीक है, आपको त्रिज्या मीटर में पता है तो आपके सामने परिमाप जो आएगा वो मीटर में आएगा, फिर 100 से गुणा करोगे तो जो दूरी आएगी वो मीटर में आएगी, और आपसे पूछा गया है किलोमीटर में दूरी, तो जो मीटर में आएगा उसको 1000 से भाग कर देना, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो सबसे पहले क्या करना होगा, एक पहिए की त्रिज्या है, एक पहिया है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ये साइकिल का पहिया है या किसी गाड़ी का पहिया, जो भी आप मानना चाहो, जो 7 मीटर लंबा है। अगर इसका परिमाप निकालेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि ये जो बाहर परिधि है वो कितनी है, और एक बार कोई पहिया अगर घूमती है तो अपनी परिधि के बराबर या अपने परिमाप के बराबर की ही दूरी तय करती है। तो इसके लिए इसका परिमाप निकाल दें। परिमाप क्या होगा 2πr, और एक बार में कितना घूमती है पता चल जाएगा, और हमको ये घुमाएंगे कितनी बार 100 बार घुमाना है। 100 बार घुमाएंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी कि कितना दूरी ये जा पाएगी 100 राउंड लेने पर। तो आप यहाँ क्या कर दोगे 2 22/7, आर की वैल्यू आपको 7 पता है और 100 राउंड मारेगी तो 100 से गुणा कर दो। ये 7 से 7 काट दो, 22 दूना 44, तो 100 में गुणा कर दोगे तो आ जाएगा 4400, और आपको त्रिज्या मीटर में पता है तो आपके सामने जो दूरी आएगी वो मीटर में आएगी। तो अगर ऑप्शन में लिखा हो तो 4400 मीटर, तो आप ऑप्शन टिक कर सकते थे, लेकिन किलोमीटर में पूछा है तो इसको 1000 से भाग कर दो, है ना, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो इसको 1000 से भाग कर दोगे तो आपको किलोमीटर में डिस्टेंस पता चल जाएगी। तो यहाँ लिख दूं, किलोमीटर में डिस्टेंस अगर जानना है तो इस 4400 को भाग कर दो 1000 से। 1000 से भाग करोगे तो 00 से 00 कट जाएगा, 0 हटेगा तो दशमलव रख दिया जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4.4 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अगर ये पहिया कितनी बार घूमेगी 100 बार घूमेगी तो 4.4 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। एक तार एक आयत के आकार का होता है, इसकी लंबाई 42.7 मीटर और चौड़ाई 21.8 मीटर है। यदि उसी तार को मोड़कर एक वर्ग बना दिया जाए
तो वर्ग की भुजा क्या होगी। देखो, अगर कोई एक तार आयताकार आकृति से मुड़ा हुआ है और उसके बाद उसको फिर सीधा करें, फिर वर्ग बना दें, ऐसे समझो जैसे मान लो कोई एक ऐसी तागा ही मान लो, कोई तागा है जिसको आपने ऐसे वर्गाकार बना के रखा है, जिस तागे की लंबाई अगर तागा ऐसे सीधा है, इसकी लंबाई हम लोग 5 मीटर मान लेते हैं। अगर इस तागे को आप वर्गाकार मोड़ दो, सॉरी आयताकार मोड़ दो, या वर्गाकार मोड़ दो, या त्रिभुजाकार मोड़ दो, या वृत्ताकार मोड़ दो, किसी भी आकृति में मोड़ दोगे तो क्या नहीं बदलेगा। जो तागे की लंबाई हमने 5 मीटर मानी हुई है, तो उसको चाहे आप आयताकार से कर दें, चाहे वर्गाकार कर दें, चाहे त्रिभुजाकार कर दें, चाहे वृत्ताकार कर दें, उसका क्या नहीं बदलेगा, पेरीमीटर नहीं बदलेगा, परिमाप नहीं बदलेगा। तो आप उसको चाहे आयताकार मोड़ दे, चाहे वर्गाकार मोड़ दे, चाहे त्रिभुजाकार मोड़ दे और चाहे वृत्ताकार मोड़ दे, उसका परिमाप आपस में नहीं चेंज होगा। और आपको एक आयताकार, देखो एक तार है जो आयताकार आकार का है, उसकी लंबाई है 42.7 मीटर और चौड़ाई है ये 21.8 मीटर। कह रहे हैं उसको हम वर्गाकार शेप में मोड़ना चाहते हैं, तो आप वर्ग की भुजा बता दो। इस तरह के कंडीशन में सदैव परिमाप बराबर करना होता है। तो देखेंगे कैसे करेंगे। जो आयत का होता है परिमाप वो होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, और जो वर्ग का परिमाप होता है वो होता है 4 इंटू ए। आप यहाँ लिखे 2 और लंबाई आपको पता है कितना 42.7 और प्लस में जोड़ोगे कितना 21.8 और बराबर में कितना लिख दो 4 इंटू ए। आपसे वर्ग की भुजा ही तो पूछी गई, तो वर्ग की भुजा निकल के आ जाए, क्योंकि इसका पेरीमीटर बराबर में वर्ग का पेरीमीटर, यानी आपको आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप आपस में क्या करना है, बराबर करना है। तो इससे आपको वर्ग की भुजा पता चल जाएगी। और आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी और वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू ए, है ना। दोनों को जोड़ लो, कितना 7 7 14 15 की 5 और फिर 2 1 3 1 कितना 4, एक अंक पे दशमलव लगा दो, 4 तो कितना 6 और इंटू में ये वाला 2 लिखा रहने दो, बराबर में क्या कर दो, बराबर में कर दो 4 इंटू ए। 2 से इसको काट दो, कितनी बार में 2 बार में, फिर 2 से इसको काट दो, 2 3 6 और 2 दूना 4 और फिर 2 दूना 4 2 पंचे 10। वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी 32.25 मीटर, क्योंकि यहाँ मीटर में दी गई है ना। तो ये जो वर्ग की भुजा आ जाएगी कितना आ जाएगी, देख लो एक बार 32.25 मीटर। ये जो तार आयताकार बना है ये वृत्ताकार भी मोड़ के बनाया जा सकता है, त्रिभुजाकार भी बनाया जा सकता है, अर्धवृत्ताकार भी बनाया जा रहा है। आप हर कंडीशन में परिमाप इक्वल करेंगे इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। हो सकता है पहले वृत्ताकार हो फिर वर्गाकार बन रहा हो, या हो सकता है पहले आयताकार हो फिर वृत्ताकार बन रहा हो, या हो सकता है पहले समबाहु त्रिभुज की तरह रहा हो और फिर उसको क्या बना रहे हो, वर्ग बना रहे हो। हर कंडीशन में अगर आपको क्या बराबर करना होगा, परिमाप बराबर करना होगा। अगर वो एक ही तार है, उसी की आकृति चेंज की जा रही है, तो उसका परिमाप बदलेगा नहीं बदलेगा, तो परिमाप इक्वल करना होता है इस तरह के क्वेश्चनों में। एक अगला क्वेश्चन देखो लिखा हुआ, एक समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं की लंबाइयां 16 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो समांतर भुजाओं के मध्य दूरी बताओ। मध्य दूरी का मतलब ऊंचाई बतानी है, और कैसा है, समलंब। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखो ये समलंब चतुर्भुज हो गया है, इसकी भुजाएं आपको कितनी कितनी पता है, 16 और 24। तो छोटी वाली 16 और बड़ी वाली 24 है, और उनके बीच की आपको दूरी यानी हाइट बतानी है, और क्षेत्रफल कितना पता है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो आप यहाँ पे रख देंगे 1/2 समांतर भुजाओं का योग यानी a प्लस बी और इंटू में h कर दोगे और बराबर में क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ 1/2 लिख लो, समांतर भुजाओं का योग यानी 16 और 24
ऊंचाई आपको पता ही नहीं है, बराबर में क्षेत्रफल पता है, तो बराबर में 400 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का रख दो। दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 16 4 20 और 30 20 कितना? 50। 20 30 40 हो जाएगा। 16 4 होता है 20, 20 20 40, तो 40 इधर 1/2 ये है ही, इंटू में ऊंचाई बराबर में 400 क्षेत्रफल। 40 से काट दोगे यहाँ हो जाएगा 10, और 2 का उधर गुणा करा दोगे तो जो हाइट आ जाएगी वो कितना आ जाएगी? 20 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 का गुणा करा दोगे ना, तो 20 सेंटीमीटर। हमसे दोनों भुजाओं के बीच की दूरी पूछी गई थी, दोनों भुजाओं के बीच की दूरी का मतलब ऊंचाई बतानी थी, तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 20 सेंटीमीटर। सही है। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। समचतुर्भुज के विकर्णों का जो मान है वो 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करें। दोनों चीज बतानी है आपको। किसकी? समचतुर्भुज का। समचतुर्भुज का एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ था, तो हमने एक समचतुर्भुज का लिख दिया है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और परिमाप का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। समचतुर्भुज आकृति वही है जिसके विकर्ण दो बराबर भागों में कटते हैं। ये वाला विकर्ण दो बराबर भागों में कटेगा, ये वाला दोनों विकर्ण बराबर भागों में कटेगा। और अंदर कितने अंश का कोण बनेगा? विकर्णों के जो कटान बिंदु वहां पर कितने अंश का कोण? 90 अंश का कोण बनेगा। देखो आपको बताया गया है विकर्णों का मान 16 है। अगर एक विकर्ण पूरा 16 है तो आधा कितना हो जाएगा? 8, और आधा कितना हो जाएगा? 8। दूसरा वाला 12 है तो आधा कितना हो जाएगा? 6, और आधा कितना हो जाएगा? 6। हमने समचतुर्भुज जब आपको पढ़ाया था उस समय इस बारे में डिटेल से बताई थी आपने, शुरुआत में इतना तो समझ ही लिया होगा अगर रेगुलर क्लासें देख रहे हैं तो। अगर नहीं देखे हैं तो पिछली क्लास देख कर आएंगे तो ज़्यादा बेहतर में समझ में आएगा। तो देखिए, अगर ये एक विकर्ण 16 था तो 8 8 कर दिया 2 टुकड़ों में, और एक 12 था तो 6 6 2 टुकड़ों में कर दिया। अंदर यहाँ पर 90 अंश का कोण है, तो आप ये वाली भुजा जान जाए तो आपको अगर भुजा पता चल जाएगी तो हम लोग क्या कर देंगे? क्षेत्रफल के साथ साथ परिमाप निकाल देंगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों विकर्ण पर्याप्त थे। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं, भुजा निकाल इसलिए रहे क्योंकि लास्ट में हमको पेरीमीटर भी बताना। तो पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है वो होता है 4 × a, और हमको a की वैल्यू जानना जरूरी है, तभी हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। एरिया निकालने के लिए तो फार्मूला होता है 1/2 d1 × d2, या कह दो विकर्णों का गुणनफल, है ना। तो देखो, अब अगर एक भुजा 6 है एक 8 है तो अगली होगी कितनी? 10। अब तुम सोच रहे हो इनको कैसे पता कि 10 होगी? 6 8 10, 3 4 5, 5 12 13, इस तरह करके हमने ट्रिपलेट कुछ याद करवाई थी शुरुआत में समकोण त्रिभुज में। वही यहाँ पर काम आ रही है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो ऐसे भी कर सकता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर ये 10 नहीं देखोगे तो देखो, कर्ण ये है ही, एक आधार एक लंब है, क्योंकि 90 डिग्री कोण इधर बना तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो ये कर्ण है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, यानी 6 6 36 और 8 8 64, 36 64 100। तो के स्क्वायर की वैल्यू अगर 100 तो के की वैल्यू 10, तो ये वाली भुजा कितनी आ जाएगी? 10 भुजा आ जाएगी। पहले हमने इसका पूछा था क्या? एरिया। एरिया पूछा था तो पहले एरिया निकालो। एरिया होता 1/2 d1 × d2, यानी 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2, एक विकर्ण 12 था और एक विकर्ण 16 था, तो हमने 1/2 d1 × d2 कर दिया। 2 से काट लोगे, 2 6 12, तो 16 6 के 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक आंसर तो ये आ गया जो कि हमसे एरिया पूछा गया था। फिर इसके बाद पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है 4 × a। तो 4 × a इसका पेरीमीटर होता है। तो a की वैल्यू हम लोगों ने इसीलिए तो निकाली थी, 10 से गुणा कर दिया इसका भुजा, तो कितना आ जाएगा? 40 सेंटीमीटर। तो एक आंसर आपके सामने 96 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, और पेरीमीटर कितना? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा था? समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का मान
यानी जो माप है वो 8 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है। एक विकर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। समांतर चतुर्भुज का आपको क्या बताना है? क्षेत्रफल बताना है। और आपको पता क्या क्या है? भुजाओं की लंबाइयां पता है 8 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर, और एक विकर्ण की लंबाई पता है 13 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो, आज की ही क्लास में हमने शुरू में आपको समांतर चतुर्भुज के बारे में कुछ बातें बताई थी। एक बार उनको दोहरा लेते हैं और एक चीज नई समझ लेते हैं, तब इस क्वेश्चन को लगाते हैं। देखो, समांतर चतुर्भुज का जो अभी हमने आपको फार्मूला बताया था, वो क्या बताया था? समांतर चतुर्भुज की आकृति कुछ ऐसे होती है। जिसकी आमने सामने की भुजाएं और इधर की इधर बराबर होती है। इसका भी हमने क्षेत्रफल आपको क्या बताया था? बेस इंटू हाइट। पहला क्वेश्चन आज यही था, बेस इंटू हाइट इसका क्षेत्रफल बताया था। और इसका जो पेरीमीटर बताया था, पेरीमीटर वही होगा जो आयत का होता है। जो पेरीमीटर बताया था यही बताया था, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, इसको l मान लो और इसको b मान लो, है ना। और इसकी हाइट ये होती है, ये जो बेस इंटू हाइट लिखा, बेस पता है आपको तो इस हाइट के साथ गुणा, इस वाला ये वाला बेस पता है तो इस वाली हाइट के साथ गुणा करने के लिए बताए थे। लेकिन इसका जो क्षेत्रफल का फार्मूला है एक और हो सकता था। वो क्या हो सकता था? वही जानोगे तो वो वाला क्वेश्चन लगेगा। देखो, इसका जो विकर्ण होता है, अगर आप ये विकर्ण खींचोगे तो ये इस फिगर को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। ये दोनों आपस में क्या है? बराबर बराबर है। अगर आप इसका नाम A दे दो और इसका नाम B दे दो, इसका मत दो नाम B, इसको B दे दो, फिर इसको C दे दो, इसको D दे दो, तो आप दूसरा एरिया का फार्मूला लिख सकते हैं कि त्रिभुज ACD का जो क्षेत्रफल होगा, उस क्षेत्रफल को अगर 2 से गुणा कर दोगे तब भी इसका एरिया निकल आएगा। क्योंकि 2 बराबर भागों में, देखो ये B से विकर्ण खींचा है तो ये 2 बराबर भागों में बट गया है। अगर आपको एक भाग का क्षेत्रफल पता चल जाए, जैसे 16 सेंटीमीटर है, तो 16 का डबल कर दो तो पूरे का 32 हो जाएगा। उसमें तुमको 2 भुजाएं पता है, एक 8 और एक 6, और विकर्ण पता है, तो आप बेस इंटू हाइट कर ही नहीं सकते हैं। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि त्रिभुज ACD, जैसे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकाल के उसको 2 से गुणा कर दे तो पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। और उस क्वेश्चन में हमको वही करना था। देखो इसमें कैसे करेंगे? समांतर चतुर्भुज पहले बनाएंगे और इसकी देखो भुजाएं कितनी कितनी, 8 और 9 है। एक 9 सेंटीमीटर है और एक 8 सेंटीमीटर है। इनका जो विकर्ण है, ये विकर्ण कितना है? 13 सेंटीमीटर। विकर्ण हो गया 13 सेंटीमीटर। आप इस पे नाम दे दो A, B, C और D। आप क्या कर रहे हैं? त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकालें और उसको 2 से गुणा कर दे तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। आप त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? त्रिभुज कैसा है? विषम बाहु है, क्योंकि ना तो ये समद्विबाहु है, ना तो समकोण है, क्योंकि सीधा रेखा होती तो ये समकोण होती, ऐसा है नहीं। तो ये समकोण भी नहीं है और समद्विबाहु भी नहीं है और समबाहु ही नहीं है। तो कैसा है? ये विषम बाहु त्रिभुज है। ये विषम बाहु त्रिभुज है। तो विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला याद करो, क्या बताया था? √S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, जहां S पेरीमीटर A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2 था, यानी तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तो आप इस फार्मूले से पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला निकालें। उसके लिए त्रिभुज का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, S √S माइनस A
एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला। जहाँ एस की वैल्यू होगी वो अर्ध परिमाप होगी, यानी 13 प्लस में 8 प्लस में 9 और जोड़कर कितने से भाग करना है? 2 से। कितना हो जाएगा? 8 8 16, 17 18 19, 19 1 20 और 30, 30 का आधा कितना? 15। तो आपके सामने जो एस की वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगी? 15। तो यहाँ लिखेंगे आप सबसे पहले क्या? 15। फिर इंटू करेंगे एस माइनस ए, तो एस 15 से घटा लेंगे 9 तो कितना बचेगा? 6। फिर 15 से घटा लोगे 13, कितना बचेगा? 2। और फिर 15 से घटा लोगे कितना बचेगा? 7। 8 9 10 5 2 7। सही है। इसको रूट से बाहर करोगे, ऐसा करो, इसको पहले तोड़ लो। 15 को क्या लिख दें? 15 ही आएगा ना इसकी वैल्यू। इसको लिख देते हैं 5 नहीं 15 भी नहीं जाएगा। कितने का पेयर बनाते हैं इसको? रूट में रहे जरूर जाएगा ये। चलो ठीक है, 5 गुणे 3 कर दो, फिर 6 को 3 गुणे 2 कर दो, और ये 2 ऐसे रहने दो, ये 7 ऐसे रहने दो। हमें लगा रूट से शायद निकल जाए, लेकिन निकलेगा नहीं। 2 2 4 हो जाएगा, 4 बाहर करोगे 2 आ जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, बाहर करोगे तो 3 आ जाएगा, और 7 और 5 और टूटेगा भी नहीं, तो 7 बचे कितना? रूट के अंदर कितना कर लो? 35। तो आपके सामने हो जाएगा कितना? ये 6 रूट में 35। ये क्षेत्रफल आया है त्रिभुज का। सिर्फ इतने का क्षेत्रफल है 6 रूट 35। अगर इतने का 6 रूट 35 है तो पूरे का जानने के लिए भी क्या बताया था? त्रिभुज ए सी डी के क्षेत्रफल पता चल जाए, उसको 2 से गुणा कर लो। तो इसको 2 से कर दो गुणा, तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, रूट में कितना? 35। काहे में आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आपके सामने जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 12 रूट 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको आधार गुणे ऊंचाई के अलावा ये फार्मूला भी पता होना चाहिए कि त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल निकाल कर अगर हम डबल कर देंगे तभी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल सकता है। सही है। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। 40 मीटर लंबे और 28 मीटर चौड़े आयताकार पार्क में अधिकतम क्षेत्र का वृत्ताकार चबूतरा बना है। चबूतरे को छोड़कर पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा? इसका ये मतलब है कि एक आयताकार पार्क है आपके सामने, ये जिसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है? लंबाई है 40 मीटर और चौड़ाई है 28 मीटर। ये 28 मीटर है। इसमें एक अधिकतम आकार का वृत्त कितना बड़ा बना सकते हैं? इतने बड़ा ही तो बना सकते हैं, इससे ज़्यादा बड़ा तो बना नहीं सकते। तो एक ये वृत्ताकार चबूतरा बना दिया गया। कह रहे हैं इसको छोड़ने के बाद जो भी क्षेत्रफल बचेगा, इस चबूतरे को छोड़ने के बाद यही वाला तो क्षेत्रफल बचेगा, ये वाला। इसी का क्षेत्रफल बताना है आपको, जिस पे लाइन पहले क्या करें? पहले आयत का क्षेत्रफल निकाल लें, उससे इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दे, बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में यही लिखा है कि 40 मीटर लंबे और 28 मीटर चौड़े आयताकार पार्क में अधिकतम क्षेत्र का वृत्ताकार चबूतरा बना है। चबूतरे को छोड़कर पार्क का क्षेत्रफल कितना है? तो ये चबूतरे को छोड़कर बचे हुए क्षेत्र का इन दोनों तरफ जो क्षेत्र रह गए, इसका क्षेत्रफल बताने के लिए क्या करेंगे? पहले वर्गाकार पार्क का क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। उससे जो अंदर वृत्त बना हुआ उसका क्षेत्रफल घटा देंगे, तो बचा हुआ जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। तो इसके लिए आपको आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला पता होना चाहिए, L इंटू बी, और इससे घटाना क्या है? पाई आर स्क्वायर। क्योंकि जो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो आप पहले यहाँ L इंटू बी कर दें तो निकल जाए किसका? 40 और गुणे में 28।
और इससे माइनस कर लें 22/7 और आर की वैल्यू कितनी। अच्छा, आर की वैल्यू कैसे डिसाइड होगी? अगर यहाँ से यहाँ तक टोटल 28 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 28 होगा और केंद्र यहाँ पर मान लो, तो जो आर की वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, यहाँ से 28 यानी व्यास 28 हो गया, तो 28 को 2 से भाग कर दोगे तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी 14। तो आर की वैल्यू 14 यहाँ लिख दो, 14 2 बार है तो 14 गुणे 14 लिख दो, 14 का चाहे स्क्वायर कर लो चाहे 2 बार गुणे में लिख लो, बात वही है। 7 से काटोगे 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 और 22 दूना कितना हो जाएगा 44 और गुणे में कर लो 14, 14 चौको 56 की 6 कैरी 5, 14 चौको 56 और 56 4 60 और 1 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। और सामने वर्ग वाला गुणा कर तो 0, 8 चौक 32 की 2 कैरी 3, 4 दूना 8 2 10, कितना आ जाएगा 1020 आ जाएगा। 0 8 चौक 32 3 और कितना 4 दूना 8 9 10 11 होगा। यहाँ पर घटा लो दोनों को, देखो 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, 1 से 1 चला जाएगा 0 बचेगा, 11 में से 6 चला जाएगा बचेगा 5, तो 504 है ना, 504 और काहे में थी भुजा मीटर में, तो मीटर स्क्वायर। ये जो बचा हुआ क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 504 मीटर स्क्वायर, बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल आएगा। सही है। अगला देखेंगे 56 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को एक वर्गाकार बनाया जाता है, तो वर्ग की भुजा बताओ। अभी बताया था तार वाला क्वेश्चन, परिमाप बराबर करेंगे। पहले वृत्ताकार है तो इसका परिमाप निकालोगे तो क्या आएगा 2πr, और बराबर किससे करना है वर्गाकार का, तो वर्ग की परिमाप क्या होता है 4 × a, और आपको पता है त्रिज्या, तो यहाँ लिख लो देखो 2 गुणे में 22/7 और यहाँ पे लिख लो त्रिज्या कितना 56 और बराबर में क्या लिख लो 4 गुणे a। देखो 56 जो है एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या है ये इसकी त्रिज्या है कितने 56 सेंटीमीटर, सही है। और ये बराबर है एक वर्ग के परिमाप के, तो वर्ग का परिमाप बराबर कर लो, और वर्ग की भुजा बतानी है तो हमने 4 × a परिमाप इधर वर्ग का लिख दिया, इधर लिख दिया वृत्त का, और आपको वृत्त की त्रिज्या पता है तो त्रिज्या रख दिया 56। 7 से काट दें, 7 × 8 = 56 हो जाएगा ना। 4 से काट दो कि कितना 4 दूना 8, 22 दूना 44 दूना 88, तो वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी 88 सेंटीमीटर ना, क्योंकि सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर जरूर लिख लो। तो वर्ग की भुजा आ जाएगी आपके सामने 88 सेंटीमीटर। समझ गए होंगे। देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक वर्गाकार क्षेत्र और एक वृत्ताकार क्षेत्र के परिमाप एक समान है। यदि वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या है। देखिए समान क्या है, एक वर्गाकार और एक वृत्ताकार के क्षेत्र के जो परिमाप है वो एक समान है, दोनों के परिमाप एक समान करने हैं। और आपको दिया क्या गया वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल है तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है 121 दी हुई है, तो आप उसकी वैल्यू निकाल देंगे तो कितना आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 11। इसका मतलब ये हुआ है कि जो वर्गाकार खेत है उसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 11 सेंटीमीटर की लंबी है। और बताया गया है कि वर्गाकार जो क्षेत्र है और एक वृत्ताकार के क्षेत्र में आपस में परिमाप बराबर है। परिमाप बराबर करने का मतलब है कि वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 × a और वृत्ताकार का जो परिमाप होता है वो क्या होता है 2πr। यहाँ पे आपके सामने देखो क्या लिख दो 4 × a की वैल्यू पता है तो a की वैल्यू कितनी लिख दो 11, ये आ जाएगा वर्ग का परिमाप। और कह रहे हैं कि जो वर्ग का परिमाप होगा वही वृत्त का परिमाप होगा, तो सामने वृत्त का परिमाप कर दिए हैं। और त्रिज्या बतानी है तो त्रिज्या की जगह r लिखा रहने दें, लिख देंगे 2, पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7 और लिख देंगे r। आप ध्यान से देखो 11 चौको ये 44 हो जाएगा, ये 22 दूना 44 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा आपस में। 11 चौको 44, 22 दूना 44, तो 44 से 44 कैंसिल है, 7 इधर आके गुणा कर देगा तो जो r की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 7 काहे में आएगी मीटर में, क्योंकि क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में था। तो आपके सामने जो वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 7 मीटर आ जाएगी।
आगे देखेंगे, अगला एक क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, एक त्रिभुज की आधार भुजा 30% घटाई गई है जबकि उसकी ऊंचाई में 25% की वृद्धि कर दी गई है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो जाएगी, आपको ये बताना। इस तरह के क्वेश्चन के लिए एक फार्मूला हमने बताया था आपको, a प्लस में b प्लस में ab बटे में 100, और हमने साथ में ये भी बताया था कि ये आपको कब लगाना है, जब नॉर्मल डिजिट है तब आपको ये लगाना है, अगर फ्रैक्शन में वैल्यू चली जाएगी तो आपको कैसे लगाना है, ये हमने आयत वाले में बताया था इससे पहले वाली वीडियो में। फिलहाल यहाँ देखो दोबारा बता देते हैं आपको, और आप जान लें कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है। अगर आप इस हिसाब से लगाएं तो देखो, पहले 30% की कमी है तो यहाँ 30% की कमी माइनस में 30 लिख दो, फिर प्लस वृद्धि हुई है कितने की ऊंचाई में, देखो पहले 30% घटाई गई है, इसके जो आधार वाली भुजा है, फिर इसकी ऊंचाई 25% की वृद्धि की गई है, तो वृद्धि की गई है तो यहाँ 25 प्लस में लिखा रहने दो, फिर लिखो प्लस का निशान, और माइनस में लिखो ऊपर कितना 30, और गुणा का निशान करके लिखो कितना 25, और बटे में 100। अब ये वाला 25 से काट देते हैं, 25 चौको कितना हो जाएगा 100, 4 से काट देते हैं, 4 चौक 16, 17 18 19, अच्छा 4 चौक 16 ज़्यादा चला जाएगा, 4 सत्ते 28 चला जाएगा ना, 4 सत्ते 28 तो 29 30, तो 4 पंचे 20, 7.5 ये आ जाएगा इधर माइनस में, ब्रैकेट में लिखा रहने दो, और प्लस में माइनस प्लस माइनस, और निशान बड़े वाले का देख के तो हम लोग 30 से 25 घटाएंगे तो आएगा 5, लेकिन वो 5 का आएगा माइनस का, ब्रैकेट खोलेंगे तो दोनों हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, तो 7 5 कितना हो जाएगा 12.5, और क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी इतने परसेंट की कमी की वृद्धि, इतने की हो जाएगी, कमी आना चाहिए हमारे हिसाब से इतने परसेंट की, 12.5% की कमी आ जाएगी। तो अगर आप a प्लस बी ए बी बटे 100 से करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। अगर आप ए बी और ए बी बटे 100 से नहीं करना चाहते, आप ये सोच लें कि अगर मान लो आधार की भुजा 30% की बजाय फ्रैक्शन में वैल्यू बढ़ा दें और उसकी जो ऊंचाई है वो भी फ्रैक्शन में बढ़ा या घटा दें, तो जब भी एग्जैक्ट वैल्यू जैसे आ गई है 10%, 12%, 20%, 14%, 5%, 8%, है ना, 13%, 25%, तो इस तरह की वैल्यू को आप a प्लस बी ए बी बटे 100 से ही लगाएं, आसान रहता है। लेकिन अगर फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाए 11 से 1/9, 16 सही 2/3, 6 सही 1/3, और 33 सही 1/3, या 11 सही 1/9, इस तरह की वैल्यू 12 सही 1/2, इस तरह की वैल्यू अगर आपके सामने आ जाए तो आप कैसे करेंगे वो वाला देखते हैं हम लोग। अगर उससे करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो देखिए आप पहले इधर लिख दीजिए आधार भुजा, यानी बॉटम में क्या हुई है कमी हुई है, और फिर वृद्धि काहे में हुई है ऊंचाई में, तो हाइट लिख लो। पहले 30% कम हुई है तो 30% लिख लो, और फिर ऊंचाई बढ़ी है कितनी 25%, तो 25% लिख लो। 25% की फ्रैक्शन की वैल्यू 1/4, और 30% की वैल्यू कितना 3/10। अब इधर देखो फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो पहले इसका बेस हुआ करता था 10 और हाइट हुआ करती थी 4, इधर थोड़ा और लिखते तो सही, पहले बेस हुआ करता था 10 और हाइट हुआ करती थी 4, तो अगर पहले क्षेत्रफल जानना चाहोगे तो कितना आ जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब अगर आप क्षेत्रफल जानना चाहते हो तो फार्मूला फिर से 1/2, लेकिन अब आधार क्या है 30% कम होने का मतलब है कि पहले 10 हुआ करता था आधार, अब 3 की कमी हो गई, तो 3 कम हो जाएगा, तो 10 में से 3 घटा लोगे तो कितना बच जाएगा आधार, अब बचेगा 7। ऊंचाई बढ़ गई है, पहले 4 हुआ करती थी, 25% की वृद्धि हो गई, यानी ये 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 5। अच्छा ऐसा क्यों करते हैं कि अगर कमी हुई तो ऊपर वाले डिजिट घटा देते हैं, क्योंकि अगर आप 10% की फ्रैक्शन की वैल्यू देखें तो होती है 1/10। इसका ये मतलब है कि अगर आप 10 का ये 10% निकालेंगे तो 1 आएगा, उसी तरह 10 का 30% निकालेंगे तो 3 आएगा, 4 का 25% निकालेंगे तो 1 आएगा। तो अगर आप परसेंटेज की वैल्यू को फ्रैक्शन में सॉल्व कर देते हैं तो जो अंत में होता है वो हर का उतना ही परसेंट होता है जितने परसेंट की वैल्यू को आपने सॉल्व किया है सही बटे में।
सही है। तो क्षेत्रफल पहले कितना हुआ करता था, 5, 2 से काट दो, 2 पंचे 10, तो पहले हुआ करता था 20, अब कितना हो जाएगा, 2 से काटोगे 2 दूना 4, 2 पंचे 10, तो 25 सत्ते होता है 175, तो कितना लिख दोगे 17.5। यानी क्षेत्रफल पहले 20 हुआ करता था, अब हो गया 17.5, तो कितना कम हो गया, 18, 19, 20, 2.5 क्षेत्रफल कम हो गया। तो ये तो पता चल गया, तो क्षेत्रफल कम हुआ और कम कितना हुआ है 2.5। तो आपको कमी मिलेगी, तो कमी परसेंटेज बराबर क्या होता है, जितने की कमी हो उतना ऊपर लिख लो और जितने से कम हुआ उतना नीचे लिख दो। 2.5% की कमी, और किससे कम हुआ, 20 से कम होके 17.5 हुआ, और 100 से गुणा कर दो। आपको ये लग रहा होगा इतना बड़ा कैसे हो गया है, अगर फ्रैक्शन में आएगा तो उससे बहुत टिपिकल हो जाएगा, तो ऐसे ही करना पड़ेगा, तब ये आसान लगने लगेगा आपको। दशमलव यहाँ से हटाओ, नीचे कर दो 00, 00 से 00 कर दो, 25 का आधा 12.5 होता है, तो 12.5% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। आप दोनों आंसर मैच कर लो, देखो इधर भी आया था 12.5 और इधर भी कितना आया 12.5। तो देखिए हम लोगों ने मेंसुरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर फिगर के 4-4 या 10-10 क्वेश्चन जो हम करवा सकते थे हमने वो करवा दिए हैं। अब पूरी बुक तो नहीं सॉल्व करवा सकते,